हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। सो गाइस, 100 सवाल बेमिसाल सीरीज का आज है डे 3 और आज के सेशन के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो देखने वाले हैं वो रिलेटेड होंगे आपके पोइट्री से और बाकी सभी चैप्टर्स से। तो अभी तक आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और मैं इन सीरीज के अंदर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दिस इज यूपी बोर्ड स्पेशल। तो अगर आप लोग यूपी बोर्ड के हैं, क्लास 12 के हैं और आपके एग्जाम्स तो जाहिर सी बात है नज़दीक है, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आप पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन सीरीज के अंदर मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, पूरी आपकी लिटरेचर के, चाहे फिर वो फ्लेमिंगो बुक हो, पोइट्री, प्रोज या फिर आपकी विस्तास बुक हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं उनको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ये तो मेरा वादा है, गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि अगर आप देखना क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे पेपर में वो इन्हीं सभी जो मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ इन्हीं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही बनेंगे। तो बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज, डे 1 में हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 2 क्वेश्चंस बचे थे। डे 2 में 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, आज हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप टेंशन ना लीजिए, आपको कल के सेशन में यानी कि डे 4 में मैं आपके साथ 12 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी एंड कुल मिलाकर के हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आ जाते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आपका चैप्टर नंबर 8 है फ्लेमिंगो का, गोइंग प्लेसेस, वहां से कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन देखा था हमने, बाकी के इस चैप्टर से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी एज अ वुमन हु लिव्स इन हर ड्रीम्स। आपको पता है ना कि ये चैप्टर जो है इसमें एक्चुअल में आपको यही दिखाया जा रहा है कि भाई सपनों में एक टीनेजर जो होता है, ठीक है, वो कितना ज्यादा ऐसे सपनों की दुनिया में रहता है, फैंटेसाइज करते हैं हम अपने दुनिया को, हमें लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है, रियलिटी से हमारा कोई वास्ता नहीं होता। ये चैप्टर इसी चीज के बारे में बात कर रहा है। इस चैप्टर की थीम भी यही है, हीरो वर्शिप, ठीक है, और हम अडोलेसेंस को कितना फैंटेसाइज करके चलते हैं, उन सब चीजों के बारे में। सो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना वो बहुत ज्यादा इस तरीके से बनेंगे कि आप बताओ कि कैसे ये जो लड़की है ये रियलिटी से इसका कोई नाता नहीं था। आप दोनों ही लड़कियों, जो दोनों लड़कियां इस चैप्टर में दिखाई गई हैं, जैनजी और सोफी, इनके बीच में फर्क बता दो, कैसे एक लड़की सपनों में रहती थी और एक वास्तविकता से जुड़ी हुई थी। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। कैरेक्टर स्केच यहाँ से बहुत जरूरी है। सोफी का कैरेक्टर स्केच आ सकता है, जैनजी का आ सकता है, डैनी कैसी का आ सकता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी हैं क्लासेस में भी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा देख करके चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सो बेटा हाँ, कैरेक्टर स्केच हमें बताना है सोफी का, और किस चीज को ध्यान में रखते हुए बताना है कैरेक्टर स्केच हमें सोफी का। ये जो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा उसका जो किरदार है ना, वो किरदार क्या है, वो किरदार सपनों में रहने वाला किरदार है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले देखो, सोफी बिलोंग्स टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली। आप सबसे पहले इसका सबसे बेसिक एक कैरेक्टर बताओगे कि भाई ये है तो एक बहुत गरीब परिवार से, लेकिन सपने देखती है बहुत अलग अलग, ठीक है, और इसको पता है कि वो सपने मेरे पूरे नहीं होने वाले। इसको पता है कि मैं जो है आगे जाकर के बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करूंगी, बट स्टिल शी थिंक्स कि मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, और इसका ना वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उसे लगता है कि ये सारी चीजें तो करना बड़ा आसान है ना, यूं ही मैं जाऊंगी झट से तो मुझे बुटीक में नौकरी मिल जाएगी, मैं अपना खुद का बुटीक खोल लूंगी या फिर मैं मैनेजर बन जाऊंगी। मतलब इसको लगता है सारी चीजें बड़ी आसान है ना। उसे ये नहीं पता कि पैसा कमाना और ये सब चीजें अपने सपने जो वो देख रही है इनको एक्चुअल में पूरा करना कितना मुश्किल है। तो अब ये सारी चीजें बताओगे कि सपनों की दुनिया में रहती है, ठीक है। सो सोफी बिलोंग्स टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली। शी हैज नो मीन्स टू गेन नेम एंड फेम। उसके पास कोई जरिया ही नहीं है जिसकी वजह से वो नाम कमा सके, शानो शौकत, शोहरत कमा सके, पैसा कमा सके। उसके पास कोई ऐसा जरिया है नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर शी स्टार्ट्स वीविंग इन हर माइंड द अनरियलिस्टिक ड्रीम्स एंड फैंटेसीज। तो इस वजह से क्या करती है वो अपने दिमाग में, वीविंग का मतलब है बुनना, वो अपने दिमाग में अपने सपने, ठीक है, ये बुनने चालू कर देती है, ख्याली पुलाव पकाने चालू कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल शी थिंक्स, अब सबसे पहला क्या उसका ऐसा हम देखते हैं उसकी पहली ऐसी कौन सी बात वो करती है जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़की का कोई मतलब नहीं है वास्तविकता से। वो सबसे पहली बात हम देखते हैं जब वो अपने करियर के बारे में बात करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी थिंक्स दैट शी वुड ओपन अ फाइन बुटीक इन द सिटी। तो सबसे पहले तो वो ये बोलती है कि मैं अपना एक शहर में बहुत सुंदर सा बुटीक खोलूंगी। और उसकी जो फ्रेंड है जैनजी, वो बताती है कि भाई देखो इससे ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता है बुटीक खोलने के लिए। तो यहाँ पर जो है सोफी बोलती है कि फिर मैं मैनेजर बन जाऊंगी, है ना। और वो ये नहीं रियलाइज करती कि भाई मैनेजर बनने के लिए इतना आसान नहीं होता, सीधे जाकर के मैनेजर आप नहीं बन जाते हो, है ना। फिर वो बोलती है कि अगर मैनेजर नहीं बन पाई तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी, है ना।
सो आप देख रहे हो कितना अलग 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 उसकी ये जो चीज़ें हैं, इसके जो दिमाग में ख्याली पुलाव पक रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वो समझ नहीं रही है कि रियलिटी में इतना आसान नहीं होता भाई कि अभी नौकरी पकड़ी और फिर मैनेजर बन गए सीधा, बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। सो वही वो बोल रहे हैं, शी टेक्स अ चांस मीटिंग विद डैनी कैसी एज द बिगिनिंग ऑफ अ लव अफेयर विद देम। अब वो क्या करती है, अपने ही दुनिया में बना लेती है कि मैं डैनी कैसी से मिली ना। अटेंशन सीकिंग क्वालिटीज़ है उसके अंदर अगर आप देखो तो, ठीक है, जो कि एक बेसिकली हर टीनेजर में होती है कहीं ना कहीं। हमें अच्छा लगता है हमारे बारे में बात की जा रही हो, हमें अच्छा लगता है कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो एक्चुअल में उसे पता है कि मेरे भाई को डैनी कैसी बहुत पसंद है, तो वो कहीं ना कहीं डैनी कैसी की एक कहानी बना देती है और बोलना चालू कर देती है कि डैनी कैसी से मिली थी मैं, डैनी कैसी और मेरा एक लव अफेयर है, ये सारी चीज़ें वो चालू कर देती है जस्ट सो दैट शी कैन गेन द अटेंशन ऑफ जॉफ, वो जॉफ का अटेंशन अपनी ओर खींच सके, ठीक है। सो इस चीज़ के बारे में भी आप देखोगे, शी ड्रीम्स ऑफ मीटिंग विद हिम, वो अपना सपना बना लेती है, एक देख लेती है अपने आप ही ख्याली पुलाव कि मैं तो डैनी कैसी से मिली भी थी, है ना। बट दिस एंड हर अदर ड्रीम्स आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ हर इमेजिनेशन। लेकिन ये क्या है, एक्चुअल में वो मिलती नहीं है, ये सब उसकी कल्पना का एक हिस्सा है, ठीक है। सोफी एक औरत है जो क्या करती है, जो सपनों में रहती है, एंड शी डजंट नो हाउ टू रियलाइज हर ड्रीम्स। उसे ये पता नहीं है कि भाई ये सपने हैं, ये सच नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सपनों की दुनिया में तो अब भाई हर कोई जो है वो पापा की परी है, हर कोई जो है वो बहुत अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं सपनों में, लेकिन रियलिटी में वैसा होता नहीं है। और यही चीज़ जो है कि बच्ची समझ नहीं पाती है, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, टीचर्स ऑलवेज एडवाइज देयर स्टूडेंट्स टू ड्रीम बिग, येट द सेम टीचर इन द क्लासरूम फाइंड्स फॉल्ट विद सोफी व्हेन शी ड्रीम्स, व्हाट इज रॉन्ग विद सोफीज ड्रीम्स। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टीचर्स जो है वो हमेशा बच्चों से कहते हैं कि बड़े सपने देखो, जब तक सपने बड़े नहीं देखोगे उसे पूरा कैसे करोगे। लेकिन वही टीचर सोफी के साथ उसे दिक्कत होती है जब सोफी सपने देखना चालू करती है। तो सोफी के सपनों में क्या दिक्कत है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सोफी के जो सपने हैं ना, वो सपने नहीं, वो फैंटेसीज हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में सपने आप देखो, लेकिन आप रियलिटी को भी समझते हुए सपने देखो। जब पता है कि हमारा परिवार बहुत गरीब है और हम बहुत ही जैसे तैसे हम 2 वक्त की रोटी 3 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति ऐसे सपने नहीं देखेगा ना कि पैसा कमाना इतना आसान है, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। वो अपनी रियलिटी को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग सपने देखेगा और उसके अकॉर्डिंग वो उसे पूरा करने का जरिया भी देखेगा। लेकिन सोफी के सपनों में क्या दिक्कत है, सोफी के सपने ना रियलिटी से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। वो कुछ भी अपने सपने देख रही है, वो सोच रही है कि उन्हें पूरा करना बहुत आसान है और वो सब पूरा कर लेगी। सो एक्चुअल में ये दिक्कत है। टीचर्स जब बच्चों को बताती है कि आपको सपने देखने चाहिए, है ना, आप जब तक बड़े सपने नहीं देखोगे उसे साकार कैसे करोगे, तो वो एक्चुअल में वैसे सपनों की बात करती है कि भाई जो एक्चुअल में आप पूरे कर सको, जो वास्तविकता में उसका कुछ लेना देना हो वास्तविकता से, आप उसे पूरा कर सको। ऐसे सपने नहीं कि भाई बैठ करके मैं तो एक दिन ना चाय बेचना चालू कर देता हूँ, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। बेटा उन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी, वो अपनी रियलिटी को भी जानते थे और उन्होंने अपनी रियलिटी को समझते हुए, नरेंद्र मोदी ने रियलिटी को समझते हुए उसके हिसाब से काम किया और वो जाकर के फिर प्रधानमंत्री बने देश के। सो जस्ट बिकॉज ये सोचना कि चाय बेचना चालू कर देते हैं और अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये तो फिर वास्तविकता से जुड़े हुए नहीं हो ना, तुम कुछ भी फैंटेसाइज कर रहे हो। सो इस टाइप के सपने देखने से दिक्कत है, सोफी के सपनों में प्रॉब्लम है, ठीक है। सपने देखने से प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक्चुअल में कुछ भी सपने देख रही है एंड शी इज नॉट इवन, हर ड्रीम्स आर नॉट इवन रिलेटेड टू द रियलिटी, ये दिक्कत है, ठीक है। सो अब इसको हम आंसर कैसे करेंगे, तो देखो, इट इज ऑलवेज गुड टू ड्रीम बिग, ये अच्छी चीज है कि आप बड़े सपने देखते हो, बट द ड्रीम्स शुड ऑल्सो भी रियलिस्टिक, सपने वास्तविकता से कुछ तो उनका जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है। वी कांट अचीव ग्रेट हाइट सडनली एज इफ समवन हैज टर्न्ड अ मैजिकल वॉन्ड, सोफी बिलोंग्स टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली। आप अपने सपने ऐसे नहीं देख सकते कि बस सपना देखा और यूं जैसे जादू की छड़ी घुमाई और वो सपना पूरा हो गया। आपको समझना पड़ेगा आप कहाँ से आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, असली जिंदगी में असलियत क्या है जिंदगी की, उसके हिसाब से आप सपने भी तो देखेंगे, है ना। अब आपको पता है आप इतने गरीब परिवार से हो, तो आप ये तो नहीं सोचोगे कल को मैं पोर्श खरीद लूंगा, कल को मैं ऑडी खरीद लूंगा। कहाँ से, आसान है क्या? इतना आसान होता तो पापा नहीं खरीद लेते उसके, वो इतने गरीब परिवार में थोड़ी रह रही होती है कि नहीं। तो इस वजह से, ठीक है। सो वो क्या है, वो एक देखो इतने गरीब परिवार से आती है, शी हैज नो मीन्स टू गेन नेम एंड फेम, उसके पास कोई जरिया नहीं है कि वो नाम शान शौकत, है ना, शोहरत कमा सके। और इस वजह से वो क्या करती है, वो अपने सपने दिमाग में बनाना चालू कर देती है जो कि वास्तविकता से उनका कोई लेन देन ही नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले वो सोचती है कि वो क्या करेगी, वो बुटीक खोल लेगी। अब आप बताओगे कि उसके सपनों के साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि वो वास्तविकता से जुड़े नहीं हुए हैं। अब आप रीजंस दोगे कि सपने देखो कैसे देख रही है, सपने देख रही है बुटीक खोल लूंगी सीधा। फिर जब जैनजी बोलते हैं कि उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो सोचती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी, है ना। और वो ये नहीं समझती कि भाई मैनेजर बनना कितना मुश्किल है, सीधे तो मैनेजर नहीं बन पाते।
इन सपनों में कुछ सच्चाई से रिलेटेड या कुछ ऐसी बात नहीं है जिससे समझ में आए कि वो बंदी जो है वो सच्चाई को समझ रही है, उसके हिसाब से काम करने को तैयार है। शी थिंक्स कि एवरीथिंग इज वेरी इजी। आप दुनिया में जाओगे और वो आपको बोलेंगे अरे सोफी आ गई, आ जाओ मैनेजर बन जाओ। इतना आसान नहीं होता ना। सो इसके सपनों में ये दिक्कत है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? Got it? ठीक है। Then she thinks of becoming an actress। जब उसे पता चलता है कि अच्छा ठीक है सीधे मैं मैनेजर नहीं बन सकती, तो she thinks कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। Okay, she takes a chance meeting with Danny Casey as the beginning of a love affair। ठीक है, अब वो क्या सोच लेती है कि डैनी कैसी से मिलना और फिर उसका प्यार उसके साथ शुरू हो गया है ना, लव अफेयर, डेट पे जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब जो है उसके सपनों का एक हिस्सा है। ठीक है, और यही सारे जो सपने हैं वो क्या है? उसकी कल्पना का हिस्सा है। ये एक्चुअल में रियलिटी से इनका कोई लेन देन नहीं है बेटा। वही सारी चीजें आप लिखोगे। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट्स देखे वही पॉइंट्स आप यहाँ लिखोगे। और अब आप देख रहे हो क्वेश्चंस में एक सिमिलैरिटी देख रहे हो। क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअल में सोफी के सपनों से रिलेटेड है। बिकॉज ये चैप्टर भी क्या है? चैप्टर की थीम ही यही है कि एडोलेसेंस फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग। अब यही चैप्टर की थीम है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा तरीका बदल गया। बट आंसर अगर आपको समझ में आ गया ना, अगर आप चैप्टर को और उसकी थीम को समझ गए, तो आप आंसर आसानी से लिख सकते हो। आप देख रहे हो कितनी सिमिलैरिटीज हैं इन आंसर्स के बीच में। सेम ही आंसर है बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन भी अलग नहीं है, क्वेश्चन भी उसके सपनों के बारे में ही बात कर रहा है। तो यही तो उसके सपने हैं, यही तो हम लिखेंगे। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स ऑफन लीड टू ग्रेट डील ऑफ अनहैप्पीनेस। वास्तविकता से हटे, वास्तविकता से कोसों दूर ऐसे अगर आप सपने देखते हो तो वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर के आपको उदासी, मायूसी ही देंगे, है ना। अब इस बात को आप जस्टिफाई करो इस स्टोरी के बेसिस पर। तो स्टोरी के अनुसार अगर हम देखें तो ये लाइन तो एकदम सही कही गई है कि वास्तविकता से कोसों दूर है अगर आपके सपने, तो जाहिर सी बात है आपको बाद में जाकर के क्या मिलेगी? निराशा ही हाथ लगने वाली है, आप उदास ही रहने वाले हो। क्योंकि स्टोरी के हिसाब से भी हम यही देख रहे हैं ना कि इस लड़की के सपने इतने सारे थे, डैनी कैसी से मिलूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बट क्या वो वास्तविकता से जुड़े थे? नहीं। वो सपने देखती है बुटीक खोलने के, वो सपने देखती है मैनेजर बनने के, एक्ट्रेस बनने के। क्या इतना आसान है? और अगर वो ये सपने देखती भी है और उसके सपने जो हैं वो एक्चुअली वास्तविकता से देखो कितनी कोसों दूर हैं, तो कल को जब को वो जाकर के बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रही होगी, क्योंकि वो है गरीब परिवार से और उसका यही जो है, यही शी वाज ईयर मार्क्ड फॉर दिस, है ना, उसका यही करना, यही काम करना उसका, उसके लिए तय है, उसकी फैमिली ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। तो जब वो ये काम करने जाएगी तो उसे निराशा होगी कि नहीं होगी? मेरे को तो ये करना था, वो करना था, आज मैं ये कर रही हूँ। क्यों होगा? क्योंकि उसके सपने जो है वास्तविकता से जुड़े हुए नहीं थे। अगर वो सोचती, सच में बुटीक खोलना चाहती थी, तो उसके पास एक रियल प्लान होना चाहिए था कि भाई मैं इसके लिए मेहनत करूंगी, मैं कोचिंग करूंगी, मैं ये सब करूंगी, मैं साथ साथ पैसे इकट्ठे करूंगी और उसके बाद ये खोलूंगी। बट ये सोचना कि भाई जाते के साथ बुटीक खुल जाएगा, नहीं खुला तो मैनेजर बन जाऊंगी, ये थोड़ा सा वास्तविकता से दूर है। और इस वजह से इसके बाद उसको निराशा भी हाथ लगेगी। डैनी कैसी के केस में भी यही हुआ, है ना, कि उसने सोच लिया कि ये तो हो गया, सच में मैं तो उससे प्यार में हूं, हम डेट पे जाएंगे, और आखिर में क्या हुआ? वो उसकी इमेजिनेशन थी। आया डैनी कैसी मिलने? नहीं। हुई ना निराशा, है ना। तो यही आप बताओगे कि भाई ये जो वाक्य है एकदम सही कहा गया है कि अगर आपके सपने इतने दूर है ना रियलिटी से, तो आपको निराशा ही मिलेगी। ठीक है, तो देखो, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स ऑफन लीड टू ग्रेट डील ऑफ अनहैप्पीनेस। सही बात कही गई है। वन मस्ट लर्न टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन फैंटेसीज एंड रियलिटी। एक इंसान को ना समझना चाहिए कि भाई कल्पना और वास्तविकता के बीच में बैलेंस होना चाहिए। कल्पना जितनी करनी है करो, नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हो बनो, लेकिन उसके हिसाब से अपनी रियलिटी को भी समझो और उसके हिसाब से रियलिटी में काम करो ताकि आप ड्रीम को पूरा कर सको। तो ये एक बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, फैंटेसाइजिंग बेस्ड ऑन रियलिस्टिक गोल्स और द वर्ल्ड अराउंड प्रोवाइड्स अ मींस टू रीच हायर एम्बिशंस एंड ड्रीम्स। सही बात है। देखो, फैंटेसाइजिंग, आप सपने देख रहे हो लेकिन वो वास्तविकता पे आधारित है, और आप असली दुनिया, अपने आसपास की दुनिया के हिसाब से आप सपने देख रहे हो और उसके हिसाब से रियलिटी में मेहनत कर रहे हो ताकि सपने पूरे हो सके। दैट इज गुड, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, सोफी के साथ क्या है? सोफी खुली आंखों से सपने देखती है दिन दहाड़े, डे ड्रीमर। ठीक है, और वो देखती भी नहीं है कि वो एक्चुअल में किस दुनिया में रह रही है, वो असलियत में भी अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रही होती है ना। और वो क्या करती है? वो दुनिया की एक्चुअल में हार्श रियलिटी को एस्केप करती है। मतलब उसे पता है कितनी गरीब है, लेकिन वो अपने सपनों की दुनिया में रहना पसंद करती है, क्योंकि वहां पे उसके सारे सपने, वो क्या है, सपनों में दुनिया में रहने में क्या है, आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, आप रियलिटी को नहीं फेस कर रहे हो। ठीक है, सो आप यही बताओगे कि वो देखो ऐसे सपने देखते कि बिजनेस करूंगी और साइड बिजनेस खोल लूंगी, बुटीक खोल लूंगी, ये सब कर लूंगी। ये सब क्या है? ये सब सपने हैं जो कि पूरे नहीं होंगे और बाद में निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि ये सपने रियलिटी के साथ क्या नहीं है, अलाइंड नहीं है।
ठीक है। सोफी क्या करती है, सोफी इज अ हीरो वर्शिप एंड फैंटेसाइजिंग वर इन क्लैश विद हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सोफी का ये जो हीरो वर्शिप था कि उसे एक लड़का पसंद है, वो कि ये क्या है कि एक तरीके से एक आइडल है, एक हीरो है, एक बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर है ना, आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, तो उसको बहुत वर्शिप करती थी, उसको बहुत मानती थी। अब ये चीज और उसका काल्पनिक दुनिया में रहना, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में अलाइन नहीं करे, ये दोनों आपस में क्या नहीं करे, उसकी असली दुनिया के साथ इसके सपने, इसकी इच्छाएं मैच नहीं करी। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से है ना, वो सोशियो इकोनॉमिक, अब उसका सामाजिक और उसका आर्थिक बैकग्राउंड क्या है, किस फैमिली से वो आ रही है, उसको उसने देखा नहीं और वो सपने देखते चली गई, तो आखिर में निराशा ही हाथ लगी उसको। हाउएवर हर ड्रीम्स एंड फैंटेसीज वर क्वाइट एक्सट्रीम, है ना, उसके जो सपने थे वो कुछ ज्यादा ही थे, मतलब ज्यादा ही हो गया अब तो, ठीक है, वैसा वाला सीन था उसके सपनों के साथ, और वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी इतना, है कि नहीं, है ना। अब इतने बड़े जितने सपने देख रही है उतने सपने को पूरा करना अफोर्ड नहीं कर सकती इस तरीके से, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक हर ड्रीम्स बिकम रियलिटीज, अगर उसको अपने सपनों को सच करना है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो वो सोचती ही नहीं थी, उसे लगता था ये सब आसान है, ठीक है। सो नॉट डिड ओनली शी सफर फ्रॉम डे ड्रीमिंग बट ऑल्सो बिकेम प्रोन टू टेलिंग लाइज, और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ना वो दिन दहाड़े सपने तो देखती थी पर झूठ भी बहुत बोलने लग गई थी, ठीक है। सो रिजल्ट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था और वो क्या करने लग गई, और वो अपने ही सपनों के ऊपर भरोसा करने लग गई, है ना। और क्या हुआ, और वो शी वॉज एक्सपेक्टेड टू बिलीव मोर सेंसिबली बाय हर फादर जॉफ एंड जेंजी। उसका देखो जिस दिन सपना टूटता या जिस दिन पकड़ में आता तो वो लोग, और जाहिर सी बात है ये सपने ऐसे हैं जो पकड़ में आ जाएंगे, डैनी कैसी से मिली, हम डेट पे, ये सारी चीजें ऐसी है जो पकड़ में आ जाएंगी, और जिस दिन पकड़ में आ गई, है ना, मजाक बनना है। तो यही उसके साथ हुआ कि आप अगर अनरियलिस्टिक सपने देखते हो तो बेटा क्या होता है, अल्टीमेटली आप एक्चुअल में, है ना, बाद में जाके निराशा ही हाथ लगती है और मायूसी ही छाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहचान पा रहे हो कौन सा, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, माय मदर एट 66, हाँ जी। सो वही चैप्टर है, ये पोम है आपकी, पोम नंबर 1। सो यहाँ पर यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों बताया गया, ये 2010 में भी आया था, 2012 में भी आया था। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब बहुत तेजी से दौड़ना, ठीक है, टू रन क्विकली, उसे हम स्प्रिंटिंग कहते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में देखो, फुटबॉल खेलते हैं लोग, तो वहां पे बोलते हैं ना कि स्प्रिंट करना है आपको, तो स्प्रिंट मींस व्हाट, यू हैव टू रन वेरी क्विकली, धीरे धीरे जॉगिंग नहीं, बहुत तेजी से दौड़ना है। सो यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ों को, यंग यानी कि छोटे पेड़, है ना, छोटे छोटे पेड़ों को स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहा गया था। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में ना ये क्या है, ये एक तरीके से अब आप देखो बेटा, अब आपको समझना पड़ेगा कि पोम के आंसर कैसे करने हैं। तो ये अगर ये पोइट्री से क्वेश्चन आया है, सो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल भी हुआ है। पेड़ दौड़ नहीं सकते, जाहिर सी बात है ना, लेकिन अगर हम किसी भी ऐसी चीज को जो कि एनिमल है, नॉन लिविंग थिंग है ना, या फिर आप बेसिकली अगर साफ शब्दों में कहो कोई ऐसी चीज को जो ह्यूमन नहीं है, उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दो तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, मानवीकरण, है ना। तो किसी ऐसी चीज को जो मानव नहीं है, तो उसको अगर आप मानव के जैसे खूबियां दे दो कि ये तो ऐसे है ना, तो आप क्या, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। तो यहाँ पर यंग ट्रीज को दौड़ता हुआ दिखाया गया, जो कि एक इंसान ही कर सकता है। सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो आपका पोएटिक डिवाइस है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो अब आप इस पोम का आंसर कैसे करोगे, आप इसी तरीके से करोगे कि यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों दिखाया गया, कि पहली चीज तो ये कि ये ना एक पोएटिक डिवाइस है। कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन है। देन यू विल स्टेट कि यहाँ पर ये चीज इसलिए दिखाई गई है क्योंकि वो तेजी से क्या कर रहे हैं, वो ना गाड़ी में आगे जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, कार जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इस वजह से जो साइड में पेड़ हैं सभी, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट सीम्स एज इफ दे आर रनिंग, ठीक है, स्प्रिंट कर रहे हैं वो, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। आप ये चीज एक्सप्लेन करोगे। अब आपने दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया, अब थर्ड में आप बताओगे कि इससे ना हमारे कवि का तात्पर्य क्या है, यानी कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। सो एक्चुअल में कवि ये कहना चाहते हैं कि उनका जो समय है ना अपनी माँ के साथ, और उनकी जो एज है वो बहुत तेजी से गुजरती जा रही है, ठीक है। अभी ही हम और मैंने आपको बताया भी था वाइल एक्सप्लेनिंग द पोम, आई स्टेटेड कि हमारे साथ होता क्या है कि टाइम बहुत जल्दी निकलता चला जाता है। हम एक छोटे से बेबी होते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता, हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि अभी बच्चे थे, फिर स्कूल गए, फिर स्कूल के बाद कॉलेज आ गया, फिर उसके बाद जॉब करने लग गए, कि हम अपने आप को बड़ा होते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन उस बीच हम ये रियलाइज नहीं करते कि जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे माँ बाप उसी के साथ साथ बूढ़े भी हो रहे हैं। हमारी उम्र बढ़ रही है तो उनकी भी उम्र बढ़ रही है, और ये पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है ना, तेजी से उनकी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है, एंड वो ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, एंड दे आर, है ना, अप्रोचिंग डेथ, ठीक है। सो अब ये सभी पॉइंट्स ये लिखोगे यहाँ पर कि उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ठीक है। सो बेटा अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपसे, पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यही बताना पड़ेगा। पहले तो कोई अगर
पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है वो स्टेट करो, ठीक है। फिर इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है कविता के अनुसार वो बताओ, और इसके हिसाब से कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो भी बताओ। इस तरीके से आपका आंसर पूरा बनेगा। ये आप करोगे जब आपके पास यही क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। शॉर्ट में आता है तो सिंपल सा आंसर कर दो कि ये गाड़ी आगे चल रही है, ठीक है, और इस वजह से पेड़ जो है वो बाजू से गुजर रहे हैं तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दौड़ रहे हैं, ये कवि कहना चाहता है। शॉर्ट में आप कट टू कट आंसर लिखोगे, लॉन्ग में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगेगा, ठीक है। चलो सो देखो हम एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट द पोएट लुक्स एट द यंग ट्रीज, है ना, जब एयरपोर्ट जा रहे थे तो हमारी जो कवि हैं कमला दास, रिमेंबर गाइस, पोम में जो हमारे पोएट है या पोएटेस है उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, आपको तो एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा क्वेश्चन। सो कमला दास जब एयरपोर्ट जा रही हैं तो वो पेड़ों की ओर देखती हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं? क्योंकि वो अपनी माँ का जब चेहरा देखती हैं तो हमें पता चलता है ना कि उनको बड़ा दुख होता है अपनी माँ का चेहरा देख करके, क्योंकि वो रियलाइज करती हैं कि मम्मी जो है वो बहुत बूढ़ी होती जा रही है। सो वो दिल में दर्द उठ जाता है और उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उससे अपने आप का ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करती हैं, वो बाहर देखने लगती हैं और वहां पे उन्हें पेड़ नजर आते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि तेजी से दौड़ रहे होते हैं, ठीक है। सो है ना, टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, The trees printing represents the rapidly passing years of human life। अब देखो मैंने आपको वही बताया ना, यहाँ पे आप इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो भी बता दीजिए। पेड़ से उनका क्या, ये दौड़ते हुए पेड़ों से उनका क्या मतलब है, कविता के अनुसार तो यही मतलब है गाड़ी तेजी से आगे जा रही है और पेड़ गुजर रहे हैं, वो बता दीजिए। लेकिन कवि इस पूरे के पूरे लाइनों से क्या एक्चुअल में समझाना चाह रहे हैं रीडर्स को, वो अब आप बताओगे कि जो दौड़ते हुए पेड़ है ना, जो तेजी से गुजर रहे हैं, इनसे कवि का तात्पर्य है कि भाई इंसान की जिंदगी में, है ना, उम्र कितनी तेजी से निकल जाती है बचपन से लेकर के बूढ़े होने तक, ठीक है, समय कितनी तेजी से गुजरता है। दिस इमेज ऑफ एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ हर एल्डरली एंड फ्रेल मदर। सो ये जो इमेज है, बाहर छोटे छोटे पेड़ तेजी से दौड़ रहे हैं, उसकी इमेज एक बहुत अच्छा क्या कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है कि बाजू में उनकी, देखो वो गाड़ी में बैठी है, बाजू में मम्मी जो बहुत बूढ़ी है और वहीं पे बाहर पेड़ जो बहुत छोटे छोटे से हैं और तेजी से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिल रहा है कि वहीं पे मम्मी इतनी कमजोर, इतनी वीक, है ना, और उनमें एनर्जी नहीं है, वहीं पे जो बाहर पेड़ है जो छोटे छोटे हैं उनमें एनर्जी है क्योंकि वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, और वो अभी यंग है। सो आप ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। भाई देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, बहुत मतलब थोड़ा नहीं, काफी स्मार्ट वर्क मांगता है। हार्ड वर्क से ना अकेला, मतलब वही गधे और घोड़े में फर्क यही होता है, सिर्फ रट्टा मारते रह जाओ और आप सोचो कि एक ही पर्टिकुलर तरीका होगा, है ना, क्वेश्चन के आंसर लर्न कर लिया और उसी तरीके से लिख करके आ गए, तो बेटा एवरेज जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। बट ये जो टेक्निक्स मैं बता रही हूँ ये एवरेज के लिए नहीं है, ये टॉपर के लिए है, ठीक है। तो अगर 100 नंबर का पेपर है तो 60-70 हर किसी के आ जाते हैं, फिर 70 के बाद ना एक्चुअल में 100 तक लेकर के जाना अपने मार्क्स को, वहां पे ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। 70 तक तो आपके आ जाएंगे, अब रट रटा करके भी चले जाओगे, ठीक है। सो उसके लिए आपको टेक्निक समझनी पड़ेगी कि आंसर्स को प्रेजेंट करना कैसे होता है। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना क्या है, वो मैंने आंसर राइटिंग वीडियो में भी शेयर किया है, वो भी जाकर के देख लेना कि आंसर्स में लिखना क्या होगा, कैसे लिखना होगा। और किसी एक नहीं, मैं सभी चैप्टर्स की बात करूं तो पोम के जब भी क्वेश्चन आए आपको आंसर इसी तरीके से करना है, ठीक है। यही एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जो 70 to 100 आपको लेकर के जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एजिंग जो है, उम्र का बढ़ते चले जाना, एक नेचुरल प्रोसेस है, हर किसी के साथ होता है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे माता पिता हमसे क्या उम्मीद लगाते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं? तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा अगर मैं आंसर बताऊं तो होता क्या है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, है ना, इन्फेंट या बेबी, ठीक है, जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं, व्हेन वी आर स्मॉल किड्स, तो उस बीच पे हमारा जो पूरा दुनिया है ना, हमारा जो दुनिया घूम रही होती है वो हमारे माता पिता के इर्द गिर्द घूमती है। हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो होते हैं, है ना, हमारे सबसे पहले दोस्त हमारे मम्मी पापा होते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमारे नए दोस्त बन जाते हैं, तो उसके बाद ना हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं। और वही मम्मी पापा जो एक टाइम पे हमारी दुनिया का, मतलब आप कह सकते हो ना, केंद्र थे, वो क्या है, वो वहां से शिफ्ट हो जाता है। हमारा ध्यान हमारे मम्मी पापा से हटके हमारे दोस्तों पे, हमारी जिंदगी पे चला जाता है। उस बीच हमारे मम्मी पापा बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं, ठीक है, कि भाई अब आप खुद ही देखो, कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि पहले जब हम छोटे थे तो हमारे साथ क्या हुआ, दिन में हम जाकर के मम्मी पापा को बताते थे कि आज मैं स्कूल गया, मैम ने मुझे ABCD पढ़ाई, मैम ने मुझे टॉफी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, उन्होंने मुझे गुड बॉय बोला। एंड देन जैसे जैसे ग्रेजुअली हम बड़े होते जाते हैं तो ये सारी चीजें हट जाती है, फिर तो हम बताते भी नहीं अपने घर पे मम्मी पापा को कि आज दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर वो पूछने की भी कोशिश करे तो हम कतराते हैं आंसर करने से, है ना,
कि अरे मम्मी आपको नहीं पता, आप लोग नहीं समझोगे, स्कूल का टेंशन था, कुछ हुआ था ऐसा कुछ, है ना, तो हम उन्हें नहीं बताते। सो यही हमारे मम्मी पापा ना हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम जिस बीच में, हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस बीच में हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारे माँ बाप समय जो है वो बराबर का क्या है, जितना समय हम गुजार रहे हैं और जिस तेज़ी से हम बड़े होते जा रहे हैं उतनी ही तेज़ी से हमारे माँ बाप अब बूढ़े होते जा रहे हैं। सो उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए बेशक जब हम छोटे थे हमारी ज़िंदगी उनके इर्द गिर्द घूमती थी और वो हमारे दुनिया का सेंटर थे, है ना, बट हमने जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने तो उस सेंटर को क्या कर लिया, शिफ्ट कर दिया, हमने ध्यान हमारे ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर देना चालू कर दिया। बट मम्मी पापा के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके लिए हम उनकी दुनिया का सेंटर थे, हैं और आगे भी रहेंगे, हम वो रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को रियलाइज़ करें, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालें और उनके साथ भी समय बिताएं, ठीक है। सो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अ पर्सन बिकम्स वीकर एज ही एजेस, जब वो व्यक्ति उम्र बढ़ती चली जाती है तो वो कमज़ोर होता चला जाता है, उसको सपोर्ट चाहिए होता है ना, उसे साथ चाहिए होता है, फिजिकली भी मेंटली, तो यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता को, है ना, बूढ़े होते हुए माता पिता को ये साथ दें, सपोर्ट दें, है ना, प्यार, इमोशनल सपोर्ट, रिस्पेक्ट करें जो कि वो डिजर्व करते हैं। हमारे पेरेंट्स यूजुअली गिव अस द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइव्स टू ब्रिंग अस अप, है ना, हमारे मम्मी पापा अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती जो समय है वो हमारे ऊपर क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, है ना, हमें बड़ा करने में, पालने पोसने में। तो इस वजह से हमारी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि जैसे जैसे हम हमारा होश संभालें तो हम उस होश में हमारे मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, ठीक है। लोनलीनेस इज कॉमन इन एल्डरली एंड दे रिक्वायर कंपेनियनशिप। जैसे जैसे हो कहते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो साथ, फिर पैसा और शान शौकत ये सब काम नहीं आती, फिर आपको लोगों का साथ चाहिए होता है। तो वैसे ही जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे माँ बाप क्या है, अब आप स्कूल में बिजी हो गए, फिर आप कल को कॉलेज चले जाओगे, फिर आप लोग जॉब करने लग जाओगे, तो माँ बाप अकेले रह जाएंगे, उनको बस वो साथ चाहिए, ठीक है, वो ज़रूरी होता है। द पेसिमिस्टिक एटीट्यूड दे डेवलप टूवर्ड्स लाइफ कैन बी अवॉइडेड ओनली इफ वी लैविश देम विद लव। जो ये नकारात्मक एटीट्यूड है ना ज़िंदगी के प्रति, ज़िंदगी बेकार है, अकेला है, ये ना हम अपने माता पिता के मन से निकाल सकते बस क्या करके, उनकी ओर थोड़ा सा प्यार दिखा करके, ठीक है। दे एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू सिट क्वाइटली एंड टॉक टू देम। वो ज़्यादा कुछ तो मांगते नहीं हमसे, सिर्फ इतना मांगते हैं कि भाई शांति से बैठ के हमारे साथ बात कर लो, हमारे साथ समय बिता लो, बता दो तुम्हारी जिंदगियों में क्या चल रहा है ना, जो हम पहले करते थे। बस जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो उनकी एडवाइस ले लो, ताकि उनको इंक्लूडेड फील हो हमारी लाइफ में, दैट्स इट, ठीक है ना। देयर डिप्लीटेड वाइटैलिटी, यानी कि उनके अंदर की जितनी एनर्जी है वो जैसे जैसे कम हो रही होती है ना, तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से आसानी से आप उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है, और इसी से उनको खुशियां मिलती है। तो आप यही लिखोगे कि भाई देखो हमारे माता पिता हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीफ समरी लिख दो, ठीक है। अब बेटा इसको समरी कहो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है सेंट्रल आइडिया, ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है थीम, तो कुछ भी बोल देगा वो, ठीक है। आप तैयार रहिएगा, आपको ना बेसिकली पता होना चाहिए, समरी बोल देगा या सेंट्रल आइडिया। और आप तो जानते हो आपके एग्जाम्स में 7 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया, समरी के तौर पे भी पूछ सकते हैं, थीम भी कह सकते हैं, अलग अलग, मॉरल ऑफ द पोम, मॉरल ऑफ द चैप्टर, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुछ भी ऐसे अलग अलग नाम से आ सकता है। बट तैयार रहिएगा, ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, पैटर्न एग्जाम पैटर्न में दिया हुआ है, ठीक है। सो इसके अंदर आपको पूरा बताना पड़ेगा कि किसने लिखा है, इसके पीछे की थीम क्या है और कविता में क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सो देखो ये जो चैप्टर है ना, ये कमला दास ने लिखा है और इसके अंदर वो क्या करती हैं, इसके अंदर वो बात करती हैं कि कैसे कैसे उम्र के बढ़ते के साथ, है ना, फियर ऑफ डेथ, ठीक है, फियर ऑफ लॉस, तो यानी कि वो जो डर, किसी को खो देने का डर, अपने माता पिता को खो देने का डर, ठीक है, या फिर फियर ऑफ सेपरेशन, किसी से बिछड़ जाने का डर, उसके बारे में बात करती है। बढ़ती उम्र के बारे में बात करती है और इस मुद्दे के बारे में वो किस प्रकार बात करती हैं, वो अपनी माता और अपने बीच का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करती हैं। और वो बताती है कि जिस दिन वो कोचिन से जा रही थी, ठीक है ना, कोचिन से वो सुबह सुबह अपने एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, तो गाड़ी में बैठी थी। फिर आप वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करोगे जो कि आपने पढ़ी है, कि गाड़ी में बैठी थी, वो अपनी मम्मी के चेहरे की ओर देखती हैं जो कि आधा खुला हुआ था, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके दिल में एक दर्द उठता है। वो अपने उस दिमाग से उन सभी ख्यालों को निकालने के लिए वो बाहर देखती हैं खिड़की के, तो वो बाहर देखती हैं बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। फिर वो जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वो थोड़ी सी ही दूर जा करके जब सिक्योरिटी चेक से बाहर निकलती हैं तो उनकी मम्मी दूर खड़ी होती है और वो दोबारा से जब अपनी मम्मी का चेहरा देखती है तो वो रियलाइज़ करती है कि हाँ, मम्मी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है।
एंड वो बचपन का जो डर है, अपनी माँ को खो देना, माँ से बिछड़ जाने का डर, वो दोबारा से उनको महसूस होता है, बट वो कुछ कहती नहीं है, वो बस मुस्कुराती हैं और अपनी अम्मा को कहती है कि सी यू सून अम्मा, और वो चली जाती हैं। सो ये सारी चीजें आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे समरी में, ठीक है। चलिए, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 ये आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द मेन आइडियाज कंबाइंड इन द पोम माय मदर एट 66? कौन से मेन आइडियाज? अब बेटा मेन आइडियाज बोल लीजिए, ठीक है, दोबारा से सेंट्रल आइडिया बोल लो, इसको मेन आइडिया बोल लो, थीम बोल लो कि कौन सी थीम इसके अंदर है, कौन से सेंट्रल आइडियाज इस पोम के अंदर हैं। सो उसमें आप क्या लिखोगे, वही सारे पॉइंट्स मेंशन करोगे, ठीक है ना। सो ये जो पोम है ये डिटेल में किस बारे में बात करती है? ये डिटेल में बात करती है एक मदर के बारे में, जो कि 66 पे कैसी दिख रही हैं वो बताती हैं, ठीक है। इसके अंदर वो बताती है कि कैसा उनको दर्द महसूस होता है जब वो अपनी माता के या अपनी माँ के ढलती उम्र को, ठीक है, देखती हैं। ओके, सो ये सभी पॉइंट्स आप लिखोगे, फिर एक्सप्लेन कर देना कि भाई पोम में होता क्या क्या है, कि पिछले फ्राइडे मॉर्निंग वो अपने घर से कोचिंग जा रही होती है, अपनी मम्मी को देखती है, वही सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं बेटा, वो आप यूज कर लीजिएगा, जो कि की पॉइंट्स हो जाएंगे, की वर्ड्स हो जाएंगे, जैसे कि आपकी थीम जो थी, है ना, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, ओके, एडवांसिंग ऑफ एज, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इनको जरूर मेंशन करना, इससे आपका आंसर होलसम बनेगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिंग आउट द पोएटिक डिवाइसेस। अब बेटा इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस आपको लिखने रहेंगे, कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, मैं हमेशा से जब भी बच्चों को पोम पढ़ा रही होती हूँ, मैंने एक हैक उनको हमेशा से बताया, मैं ये हैक आपको भी बता रही हूँ। कोई भी पोम, आपके पास 5 पोम है इस पूरी की पूरी बुक के अंदर, उन 5 पोम में से कोई भी पोम आपके सामने आ जाए और अगर वो पोएटिक डिवाइस पूछे, अगर आपको उस मोमेंट पे, पहली बात तो अच्छे से तैयारी करके जाओ, लेकिन अगर उस मोमेंट पे याद नहीं आ रहा हो, एलिट्रेशन जरूर लिख करके आइएगा, वो सारी पोम में लगा हुआ है, ठीक है ना। एलिट्रेशन सभी पोम में लगा हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर पोम में से हम पोएट्री सेक्शन से बात करें तो भाई 2 पोम आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, उसका ध्यान रखिएगा, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। और एक ये वाली पोम, ठीक है। सो एलिट्रेशन तो एक कॉमन है जो कि सभी पोम में है, तो एलिट्रेशन लिख देना। उसके अलावा आप यहाँ पे सारे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है ना। सो एक सेकेंड, हाँ, तो आप ये सारे सिमिलीज, ठीक है, सिमिली है और पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, ये सभी आप लिखोगे, ठीक है। देखो, वी शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट एजिंग बिकॉज इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, द पोएट एम्प्लॉयज इमेजरी, यहाँ पे इमेजरी है, ठीक है, टू कन्वे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एट youth, trees sprinting, happy kids spilling. This is explained by the poet by comparing her mother's old age to trees and young children. Similes use किए गए हैं, ठीक है। Asian as a corpse face, ठीक है, as late as winter's moon. तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। सिमिली का मतलब क्या है, जब आप दो चीजों के बीच में समानता कायम करने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप लिखोगे, ओके, हाँ, ठीक है। और कौन से हैं यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन वगैरह, तो ये सब आप लिखेंगे। तो यहाँ पे पूरा मैंने आंसर दे रखा है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये पोएटिक डिवाइसेस सारे के सारे एक्सप्लेन्ड है, ये सब लिखना रहेगा। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पर। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, ठीक है, कि बट सून पुट दैट थॉट अवे। ये आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया, ये आपको कुछ कविता की लाइनें बता दी हैं और ये कविता की लाइनों के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या विचार उनके दिमाग में आया गाड़ी चलाते हुए और वो उस विचार को क्यों दिमाग से निकालना चाहती थी। तो जब गाड़ी चलाते हुए पोएट जो है वो अपनी माँ की ओर देखती हैं तो उनको ना एक बहुत ही दर्द सा महसूस होता है, ठीक है, और उन्हें टेंशन होती है जब वो अपनी मम्मी को बूढ़ा होते हुए देखती हैं और ये सोचती है कि जल्दी ही अब बूढ़ी हो रही है तो जल्दी ही उनकी मृत्यु भी हो जाएगी, और इसी थॉट को दिमाग से बाहर निकालने के लिए वो बाहर देखने लग जाती हैं। ये 2014 में भी आया था क्वेश्चन। एंड सिमिलर, व्हाट डिड शी सी, और जब वो खिड़की के बाहर देखती हैं तो उन्हें क्या दिखता है वहां पर। तो जब वो खिड़की के बाहर देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं रोड साइड पे, ठीक है, और क्या देखते हैं, और वो देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं खुश खुश, ठीक है। तो आप ये लिखोगे। सो ये है आज के आपके 10 क्वेश्चंस। ये था हमारा आज का सेशन 100 सवाल बेमिसाल में से, ठीक है, डे 3। कल की क्लास में हम 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपका बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हमने पहली वीडियो में 8 क्वेश्चन किए थे, डे 2 में 10 क्वेश्चन और आज 10 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। कल की क्लास में 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि 40 का बैलेंस बन जाए। ओके, तो ये सीरीज दोबारा से मैं बता रही हूँ,
क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश की। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रही हूँ गारंटी लिख करके ले लो, सवाल जो है आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। सो इसको मिस ज़रूर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसको देखिएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और मैं निकिता सिंह आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।